एवरीवन वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आज हम कवर करेंगे एवरेजेस टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो आप फिफ्थ सिक्स्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एवरेज के जितने भी कैट में क्वेश्चन आए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 टिल डेट, एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन समझेंगे। चाहे आप बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई अदर कोचिंग के स्टूडेंट हो, या आप यूट्यूब पे हो, दिस सेशन इज फॉर एवरीवन। और ये सेशन में हम एक एक क्वेश्चन बेस्ट मेथड से, और आपको कुछ कुछ नई चीजें जो हमने सिर्फ बैच में डिस्कस की है ना, वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। राइट, सो यू हैव टू मेक अ नोट एज वेल। और देर आर सम वेरी बेसिक रूल्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे बेसिक रूल्स क्या हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास चलने से पहले बेसिक रूल्स क्या है। फर्स्ट इज आई विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम 2017, है ना। सेकंड इज यू विल बी गिवन 50 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू पॉज एंड स्टार्ट सॉल्विंग, है ना। 50 सेकंड आप शांति से, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। 50 सेकंड में दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन को रीड करो। वंस यू हैव गिवन इनफ टाइम, उसके बाद अगर आपको उसको पेपर पेन पे सोल्व करना है, जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, उसको सोल्व करो। अदरवाइज आप डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। वंस यू आर डन विद सॉल्विंग, वॉच द वीडियो सॉल्यूशन टू नो कि मैंने क्या मेथड यूज किया है, क्योंकि मैं एकदम सिंपलेस्ट मेथड यूज करता हूँ, ना कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला, या फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो शॉर्टकट हो कुछ। देन रिवाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एक बार नहीं करना पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज हमें 1000 बार करने हैं। सो रिवाइज दिस वीडियो 2-3 टाइम्स, एटलीस्ट 5 to 10 days बिफोर द एग्जाम। आपको रिवाइज बार बार करनी ही करनी है। एंड देन वंस यू आर डन, आपको बस कमेंट कर देना डन, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो को ला पाऊं। चलो जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एवरेज, है ना। अब एवरेज में जो आपके दो फॉर्मूलाज हैं, इसमें जो आपके काम करेंगे, है ना। एक तो आपको पता है टोटल सम क्या होता है। टोटल सम क्या होता है, दैट इज एवरेज इनटू नंबर, है ना। दिस इज द टोटल सम फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो शायद बहुत बच्चों को नहीं पता, वो होता है डेविएशन इज इक्वल टू फाइनल एन, राइट, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा, है ना। ये एक बूस्टर फॉर्मूला है क्या नहीं है, ये मैं आने वाले क्वेश्चंस में जहां भी एप्लीकेबल हुआ हम डिस्कस करेंगे। बट हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम कम से कम टाइम में बेसिक मेथड से, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एनी जुगाड़, हम इसको सोल्व कर पाए। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम गिविंग यू 40 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको सोल्व करोगे। यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, ये कुछ। चलो जी, क्या बोल रहा है। देर आर फोर नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर, राइट। लेट से देर आर फोर नंबर्स ए, बी, सी एंड डी। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर, इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो यहां से मैं क्या सोल्व करूंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 + 2a। ये a इधर चला जाएगा, सो आई कैन से b इज इक्वल टू a + 2। तो b की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, दिस इज a + 2। तो जहां भी b लिखना हुआ, अब मैं उसको a + 2 राइट करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स की एवरेज क्या आएगी, a + a + 2 + c, दैट इज 2a + c + 2। दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। दिस इज टू मोर देन द एवरेज ऑफ, दिस इज टू मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। फर्स्ट दो नंबर्स की एवरेज क्या है, 2a + 2/2, ये एवरेज है फर्स्ट दो नंबर्स की, विच इज a + 1, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, 2a + c + 2, ये आ जाएगा मेरा 9 + 3a। सो दिस मीन्स c की जो वैल्यू आएगी, दैट इज a - 2, दैट इज a - 2। ये भी क्लियर है।
a-7, सॉरी a-7, a+7, राइट। दोबारा देखो, ये 3a-2a, a आ जाएगा, इधर c पड़ा रहेगा, इधर 9 - 2 इज +7, तो c की वैल्यू आ गई a+7, तो c की वैल्यू आ गई a+7, ये आ गया। अब फिर क्या बोला है, एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, 3a + 9 + d/4 is 3 more than the average of first three numbers। फर्स्ट थ्री नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, 3a + 9/3, दैट मीन्स फर्स्ट थ्री नंबर्स का एवरेज आ गया a+3। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3a + 9 + b इज इक्वल टू 24 + 4a, which is coming out as d is equal to a + 15। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई a + 15। पूछा क्या आपसे, देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस, लार्जेस्ट नंबर इज दिस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15, विच इज माई आंसर। 15 इज द फाइनल आंसर। कुछ फॉर्मूला बहुत तगड़ा यूज नहीं किया, जो जो क्वेश्चन बोलता गया वो हम करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एवरेज का भी एक क्वेश्चन हर स्लॉट में आपको दिखेगा ही, और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं होती इसकी, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पढ़ लिया, क्या बोल रहा है, इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग n पर्संस, ईच वन रिसीव्स 352। तो यहां से टोटल मैं निकाल सकता हूं कि ईच वन रिसीव्स 352 एंड टोटल पर्सन आर n, तो टोटल मनी इज 352 into n। However, if two persons receive 506 each, ठीक है, and the remaining amount is divided equally among the other persons, each of them receive less than or equal to 330। ध्यान से समझो, इफ टू पर्सन्स रिसीव्स 506, तो इनमें से दो लोगों ने 506 रुपए ईच ले लिए, तो टू पर्सन्स का जो टोटल सम आया दैट इज 1012। दो पर्सन्स का जो उनको मिलना है 506 ईच, तो दो पर्सन्स ले जाएंगे 1012, तो मेरा अभी अमाउंट कितना बचेगा, ये अमाउंट बचेगा 352n - 1012, और अभी मेरे लोग कितने बचेंगे, n-2, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द अदर पर्सन मतलब n-2 में ये अमाउंट मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना। ईच ऑफ देम मतलब एवरेज क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 330। तो अगर ये अमाउंट मैं n-2 लोगों में डिवाइड करूंगा, सो दिस एवरेज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 330, right? So I can say 352n - 1012 is less than equal to 330n - 660, right? Which means कि जो मेरा ये होगा 22n less than equal to 1012 - 660, right? So ये आ गया 1012 - 660, which is 352। तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, 352 डिवाइडेड बाय 22, विच इज n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 16। तो क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है n की, एंड n इज द नंबर ऑफ पर्सन, तो वो इंटीजर भी होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से क्या आ सकती है, 16 इज माई फाइनल आंसर, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को दबा के लाइक कर दो, बिकॉज यार यही चीज है जो मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज देयर इज नथिंग ऑन द यूट्यूब। तो आप बस वीडियो को लाइक कर दो ताकि अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ, अच्छे बच्चों के साथ ये लास्ट के दिनों में पहुंच जाए। प्लस आप जो भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, सो दैट आई कैन पास ऑन एवरी अपडेट अबाउट द अपकमिंग नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, क्या बोला है ना, एक बार जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन।
है ना। किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। चलो, क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज 24। 4 लड़कों के और 6 लड़कियों के मिला के जो एवरेज मार्क है वो 24 है। ईच ऑफ द गर्ल हैज द सेम मार्क्स वाइल ईच ऑफ द बॉयज हैज द सेम मार्क्स। तो अगर सभी गर्ल्स के सेम मार्क्स हैं, सभी बॉयज के सेम मार्क्स हैं, तो आई कैन से उनकी एवरेज भी सेम होगी। देयर एवरेज मस्ट बी सेम। तो लेट से गर्ल्स की एवरेज जी है, बॉयज की एवरेज बी है। राइट, गर्ल्स की एवरेज जी है, बॉयज की एवरेज बी है। राइट, सो पहली लाइन क्या बोली थी, 4 गर्ल्स, तो एक गर्ल की अगर एवरेज जी है तो 4 गर्ल्स स्कोर करेंगी 4G मार्क्स, 6 बॉयज स्कोर करेंगे 6B मार्क्स, बिकॉज दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ गर्ल एंड दिस इज ऑफ बॉय। तो इसका एवरेज आ रहा था, मतलब 10 स्टूडेंट्स का एवरेज आ रहा है 24। सो आई कैन से 4G प्लस 6B इज इक्वल टू 240, और आई कैन से 2G प्लस 3B इज इक्वल टू 120। राइट, तो मैं यहां पे कहीं लिख लेता हूं कि मेरा जो 2G प्लस 3B की वैल्यू है दैट इज 120। एंड G एंड B आर नॉट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, G एंड B आर देयर एवरेज मार्क्स विच कैन बी इन डेसिमल फॉर्म, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय। राइट, इफ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट, मतलब डबल ऑफ बॉयज से इक्वल होंगे या उससे कम ही होंगे, ठीक है, बट नॉट लेस देन द मार्क्स ऑफ एनी बॉयज। बट इससे बॉयज के सिंगल मार्क्स से कम नहीं होंगे, तो हमेशा बॉयज के मार्क्स से ये ज्यादा होगी वैल्यू। सो आई कैन से G is greater than B but less than equal to 2B. Then the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys. 2 girls and 6 boys. Right? इसकी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट और इंटीजर वैल्यूज कितनी कितनी आने वाली है। अब ये पार्ट क्लियर है सभी को? जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स। कोई डाउट यहां पे? एवरीवन, नो डाउट? क्विकली बताओ, कोई डाउट है तो। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं मुझे ये इंटीजर चाहिए, तो 2 तो कॉमन ले लेता हूं। सो बेसिकली आई कैन से G प्लस 3B मस्ट बी एन इंटीजर। G प्लस 3B मस्ट बी एन इंटीजर और इट कैन बी इन डेसिमल फॉर्म, बट अगर ये डेसिमल में आएगा तो ये 0.5 से एंड होना चाहिए, सो दैट ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इंटीजर बन जाए। समझ रहे हो? मुझे ये पूरे नंबर को इंटीजर बनाना है, तो अगर ये अंदर वाला नंबर 0.5 से एंड हो रहा है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके इंटीजर बनेगा ही बनेगा ऑटोमेटिकली। राइट, अब उसके बाद आपको एक चीज और बोली है, 2G प्लस 3B इज इक्वल टू 120। अब देखो G की मिनिमम वैल्यू आ सकती है B तो आ भी नहीं सकती वैसे, एंड मैक्सिमम आ सकती है 2B। राइट, तो यहां से देखते हैं अगर हमें कुछ हिंट पता लगता है या नहीं लगता। तो जैसे G की मैं मैक्सिमम वैल्यू एक बार मैक्सिमम ले लेता हूं 2B, क्योंकि G विल ऑलवेज बी बिटवीन B एंड 2B, इसके बीच में ही कहीं रोटेट करेगा। तो अगर मैं G की वैल्यू पहले 2B लेता हूं, सो इफ आई टेक G एज 2B, तो मेरी इक्वेशन से क्या रिजल्ट आएगा, 7B इज इक्वल टू 120। मतलब B की वैल्यू क्या आएगी, 120/7, 120/7 विच इज लेट से 17.142। अभी ये क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। एक बार लेट से मैं कह लेता हूं G इज इक्वल टू B। आई नो G हैज टू बी ग्रेटर देन B, बट लेट से फॉर द टाइम बिंग, फॉर द सिंप्लिसिटी, आई एम सेइंग G इज इक्वल टू B। राइट, यहां पे मैं इक्वलिटी का साइन एक बार एज्यूम कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया 5B इज इक्वल टू 120, जिससे पता लग रहा है B इज इक्वल टू 24। तो जैसे ही मैं G की वैल्यू को कम कर रहा हूं, as I am decreasing the value of G from 2B to B, my value for B is increasing, my value for B is increasing। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता लग रहा है। एंड एक चीज और देखो, अगर B की ये वैल्यू है इस केस में, तो G की क्या वैल्यू आएगी, G की क्या वैल्यू आएगी, 34.28। राइट, और इस केस में G की क्या वैल्यू आएगी,
24, because b is equal to z is there in this case, राइट, और g कैन बी इन बिटवीन दीज वैल्यूज। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है कि b की मिनिमम वैल्यू ये आ रही है और मैक्सिमम ये आ रही है, और g की मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है। सो आई कैन से b की मिनिमम वैल्यू ये है, g की मैक्सिमम वैल्यू ये है, g की मिनिमम वैल्यू ये है और b की मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इसके बीच के सारे केसेस मुझे एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं हमेशा एक्सट्रीम केस चेक करता हूं, एक्सट्रीम केस से मुझे सारा फंडा पता लग जाता है। b की मिनिमम वैल्यू पता लग गई, b की मैक्सिमम पता लग गई। अब b की मैक्सिमम एग्जैक्ट 24 नहीं होगी, बिकॉज यहां पे मैंने एजम्पशन लिया था g इज इक्वल टू b, बट g हैज टू बी लिटल ग्रेटर देन b, है ना। तो जैसे ही g थोड़ा बड़ा होगा b थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो g की जो मिनिमम वैल्यू है थोड़ी सी 24 से बड़ी होगी, b की मैक्सिमम वैल्यू वो थोड़ी सी 24 से कम होगी। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने g प्लस थ्री बी के फंडे पे, है ना। g प्लस थ्री बी के फंडे पे, अगर g प्लस थ्री बी के फंडे पे अगर मैं चलूं और ये सारे कॉम्बिनेशन बनाऊं, है ना, सुनते जाना। g प्लस थ्री बी के अगर फंडे पे मैं चलूं और सारे कॉम्बिनेशन में बनाने का ट्राई करूं, जैसे g प्लस थ्री बी की जो यहां पे क्या वैल्यू आ रही है g प्लस थ्री बी की, 5 भी आनी चाहिए, 80 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, लेट से 80 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे g प्लस थ्री बी की वैल्यू आएगी 96, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। तो आर वी कॉम्प्लेक्सिंग दिस क्वेश्चन, 2 into z plus 3b, right, and then we have to do twice as well. So basically I am more concerned about twice of g plus 3b, right। तो ये 80 पॉइंट समथिंग, तो ये लेट से 160 पॉइंट समथिंग आ रही है अप्रोक्स, एंड ट्वाइस ऑफ दिस इज 192, 182 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो मुझे फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ g प्लस थ्री बी, उसकी वैल्यू आएगी 160 पॉइंट समथिंग से लेके 182 पॉइंट समथिंग तक। ये क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखो एक छोटा सा चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 2g प्लस सिक्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। इसके अकॉर्डिंग देखो 2g मेरा हो गया 4b, 4b प्लस सिक्स बी मतलब 10b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सब एक बार रिमूव कर दो, 10b की वैल्यू क्या आएगी, 10b की वैल्यू यहां से क्या आएगी 171.42, और यहाँ पे 2g प्लस सिक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, 2g इज 2b प्लस सिक्स बी मतलब 8b, 8b की वैल्यू क्या आएगी 24 इंटू 8, दैट इज 192, राइट। तो मुझे 172 से लेके 192 तक जो वैल्यूज आ रही हैं वो काउंट करनी है। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, देयर आर हाउ मेनी वैल्यूज, क्विकली, देयर आर 21 वैल्यूज इंक्लूसिव 172 एंड 192। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी स्लोट से कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम। चलो क्या बोल रहा है,
there are three persons ABC in a room. If a person D joins the room, the average weight of the person in the room reduces by x kg. Instead of D, if person E joins the room, the average weight of the person in the room increases by 2x kg. If the weight of E is 12 kg more than that of D, then the value of x. अब देखो यहाँ पे आपको एक अप्रोच समझनी पड़ेगी. जो अप्रोच है डेविएशन अप्रोच. डेविएशन अप्रोच क्या होती है? दिस इज डेविएशन, दिस इज न्यू, this is usual divided by final, राइट? अब देखना ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा, है ना, और ये फॉर्मूला क्या क्या कर देगा. बैच वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा इस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस, बट आपको नहीं पता तो आपको भी समझना चाहिए. एटलीस्ट समझ नहीं आया तो फिर देखो, बेसिक से लंबा मेथड तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा, है ना. क्या बोल रहा है? देयर आर थ्री पर्सन एबीसी. लेट से एबीसी तीनों का एवरेज वेट मिला के है ए. दिस इज द एवरेज, यूजुअल एवरेज, बिकॉज पहले वही थे रूम में. इफ अ पर्सन डी ज्वाइंस द रूम, द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द रूम रिड्यूसेस बाय एक्स के जी. लेट से एक बंदा डी आया, वो अपना वेट लेके आया, डी का वेट डी मान रहा हूं. एक बंदा आया डी जिसका वेट था डी, तो उसका वेट डी था, उसको लाना कितना चाहिए था? यूजुअल ए. हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई नया बंदा आएगा तो एटलीस्ट यूजुअल वेट तो लाएगा, नॉर्मल वेट तो लेके आएगा. मतलब वो डी लेके आया, उसको ए लेके आना चाहिए था, तो शायद इतना एक्स्ट्रा ले आया. डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ पीपल. पहले 3 लोग थे, बट ये सब होने के बाद कितने लोग थे? 3 ये लोग और एक डी आ गया, तो 4 लोग थे. तो जो इंपैक्ट आएगा वो इतने का आएगा. ये मेरा डेविएशन आता है. तो जो नॉर्मल वेट है इतने से वो डेविएट करेगा. दोबारा समझो, डी अपना वेट लेके आया, उसको लेके आना चाहिए था सिर्फ ए, है ना, डिवाइडेड बाय फाइनल नंबर ऑफ पीपल. और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एवरेज वेट, जो नॉर्मल वेट था, वो बढ़ेगा या कम होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, ये नेगेटिव है तो कम होगा, है ना. फिर क्या बोल रहे हैं? एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द रूम रिड्यूसेस बाय एक्स के जी, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स. So now I can say d minus a is equal to minus 4x, जहां से मैं कह सकता हूं कि d is equal to a minus 4x. तो ये मुझे पता लग गया, d is equal to a minus 4x. ठीक है ना. अब देखो, वेट ऑफ e is 12 kg more than that of d, तो e का वेट क्या होगा? a plus 12 minus 4x. अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. इंस्टेड ऑफ d, इफ पर्सन e joins the room, अगर e आया तो e अपना वेट लेके आएगा, दैट इज a प्लस 12 माइनस 4x. बट यूजुअल वेट कितना था? a. ठीक है. और अब e के आने से कितने लोग हो गए रूम में? पहले 3 थे और abc थे, तो अब एक d भी e भी आ गया, है ना, क्योंकि इसमें d नहीं कंसीडर करेंगे, इंस्टेड ऑफ d, है ना. तो ये सेकंड सिचुएशन दे रहा है. इफ पर्सन e joins द रूम, द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द रूम इंक्रीजेस बाय 2x kg. जो अब डेविएशन आएगा, जो अब नॉर्मल वेट से अपलिफ्टमेंट आएगी, वो प्लस 2x की आएगी. नाउ आई कैन से ए से ए कट जाएगा, 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 8x. यहां से मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आ रही है. x की वैल्यू आ रही है 1, और मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, विच इज 1. देखो, ना तो मुझे a फाइंड करना पड़ा, ना d और e का वेट फाइंड करना पड़ा. तो ये डेविएशन अप्रोच, अब देखो बहुत बच्चे होंगे जिनके लिए ये अप्रोच पहली बार है ना, बट मैं कहूंगा कि दूसरी अप्रोच से आप डेफिनेटली कर लोगे, और आप करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा, बट यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो अगर 1 मिनट के लिए ये अप्रोच आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में डाउट पूछो, क्योंकि बैच वाले स्टूडेंट्स को ये अप्रोच ही सिखाई गई है, उनको कोई अप्रोच सिखाई नहीं गई, तो उनको समझ आ गई. बट अब आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू इट, बट ये अप्रोच सीख के ही जाना, इसके 50 या 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही जाना, क्योंकि ये अप्रोच हर जगह यूज होगी और बहुत फास्ट आपका आंसर इससे आने वाला है. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. रीड इट क्विकली, क्विकली रीड इट. पढ़ लिया? क्या बोला है? कंसिडर 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स.
नेचुरल भी होने चाहिए, डिफरेंट भी होने चाहिए, सच दैट द एवरेज ऑफ, देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, लेट्स से दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, एवरेज ऑफ टू स्मॉलेस्ट नंबर इज 14, तो दो स्मॉलेस्ट नंबर का सम कितना आ जाएगा 28, एंड द एवरेज ऑफ टू लार्जेस्ट नंबर, दो लार्जेस्ट नंबर का एवरेज कितना है 28, सो ये आ गया 56, इनका सम आ गया 56, इनका सम 28, ये ऐसे नंबर है ना, ऐसे इस सीक्वेंस में ये नंबर है, दिस मस्ट बी द लार्जेस्ट, एवरी नंबर इज डिफरेंट, एवरी नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, एफ सबसे बड़ा होगा, ई प्लस एफ इज 56, ए प्लस बी 28, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर्स, ये 6 नंबर्स की मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज या मैक्सिमम पॉसिबल टोटल आपको फाइंड करना है, यही करना है, एवरीवन अंडरस्टूड दैट, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हो, अब देखो ये कहीं ना कहीं इसका सम और इसका सम फिक्स है, ठीक है, और मुझे पता है मुझे ये दो वैल्यूज बड़ी लेके आनी है, क्योंकि ये सम फिक्स है, ये सम फिक्स है, एवरेज के लिए ये दो वैल्यूज भी आएंगी, इन दोनों वैल्यूज का सम मुझे एज हाई एज पॉसिबल बनाना है, तो जो इनकी रेंज है ना, ध्यान से सुनना, जो इनकी रेंज है कहीं ना कहीं मैं उस पे खेलने का ट्राई करूंगा, जो इनकी रेंज है कहीं ना कहीं उस पे खेलने का ट्राई करूंगा, मतलब इनके पास ज्यादा फ्रीडम होनी चाहिए बड़े नंबर्स लेने की। अब वो कैसे बनेगी वो देखो, अब मैं चाहता तो, है ना, अब देखो अगर मैं चाहूंगा इसको 55 रख दूं, इसको 1 रख दूं, नॉट पॉसिबल, इसके फिर ये नंबर कौन सा आएगा, सारे नेचुरल आने चाहिए, 1 से छोटा नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर इसको 50 रख दो, इसको 6 रख दो, फिर भी इसको मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है 5 आ सकता है मैक्सिमम, ये तो बहुत छोटा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता लग रहा है एक एक्सट्रीम केस पे आप चले गए जब नंबर आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, उससे तो कहानी बढ़िया बन नहीं रही। नाउ लेट्स ट्राई टू कीप नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट, 56 को एज क्लोज एज पॉसिबल दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा तो 28 28, बट ई एंड एफ बोथ मस्ट बी डिफरेंट, तो क्या ब्रेक कर सकता हूं, एक को 27 ले लूंगा, एक को 29 ले लूंगा, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गए, 56 सम आ गया, ठीक है ना। अब इसको मैं हाईएस्ट क्या लेने का ट्राई करूंगा 26, इसको हाईएस्ट क्या लेने का ट्राई करूंगा 25, बिकॉज दिस मस्ट बी लेस देन दिस, दिस मस्ट बी लेस देन दिस, एंड फिर ये दो नंबर को तो मैं किसी भी ऑर्डर में 13 15 या कुछ भी ले सकता हूं। तो अब देखो जो ये दो नंबर्स की वैल्यू थी वो मेरी हाईएस्ट आ गई विच इज 51, इससे ज्यादा इन दोनों का सम आ नहीं सकता, राइट। अब मुझे इनका एवरेज फाइंड करना है, तो ये सारे का सम क्या हो गया 56 प्लस दिस इज 107 115 एंड 135 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरा आ जाएगा 22.5, सो 22.5 मस्ट बी योर करेक्ट आंसर, समझ गए। बस इसका सम पता था, इसका भी पता था, ये सम को हाईएस्ट कैसे रखना है उसके लिए भी मैं अपने दिमाग में पहले से अप्रोच नहीं लेके जा रहा, वहां पे 2 3 नंबर लेके टेस्ट आउट कर लूंगा और वहां से मुझे पता लग जाएगा एक्सट्रीम या तो बिल्कुल फार अवे या बिल्कुल क्लोज, दोनों में से एक ही केस फिट होगा। चलो जी, रीड दिस क्वेश्चन। सेम स्लोट से दूसरा क्वेश्चन है एवरेज पे, अब देख लो एवरेज की इंपॉर्टेंस क्या है। सेम स्लोट से दूसरा क्वेश्चन एवरेज से है और इस स्लोट में आई थिंक 3 क्वेश्चन थे एवरेज से, जितना खुद से सोल्व करोगे उतना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी आर 32 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी, ए सेक्शन में एवरेज मार्क्स हैं 32 एंड बी सेक्शन में एवरेज मार्क्स हैं 60, the number of students in section A is 10 less than that in section B, so this is about average marks, and अगर number of students कहूं तो यहाँ पे 10 less है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x plus 10 number of students are there, if the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, तो अगर इसका टोटल जो एवरेज आ रहा है इफ दैट इज एन इंटीजर, तो टोटल एवरेज क्या आएगा वो भी देख लो, इसका टोटल क्या आ रहा है 32x, इसका टोटल स्कोर क्या आ रहा है सेक्शन बी में 60x प्लस 100, तो कंबाइंड एवरेज के लिए सॉरी 60x प्लस 600, कंबाइंड एवरेज आएगा 92x प्लस
600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2x प्लस 10। 2 कॉमन ले लेता हूं एक बार के लिए, नीचे रह जाएगा x प्लस 5, ऊपर रह जाएगा 46x प्लस 300। राइट, अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको, है ना। ऊपर मैं लिख लेता हूं 46x, आपको समझ आएगा क्यों मैं लिख रहा हूं, प्लस 230 प्लस 70 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। इसका रीजन क्या है, आप ये सोचो क्यों लिखा मैंने ऐसे। क्योंकि यहां से 46 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 प्लस 70 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज 46 प्लस 70 बाय x प्लस 5, दिस इज द कॉम्बाइंड एवरेज, दिस इज द कॉम्बाइंड एवरेज। ताकि मुझे ऊपर x हट गया ना मेरा, देखो पहले यहां पे ऊपर भी x था नीचे भी x था, अब ऊपर से x हट गया, ये भी सही है, बट अब मुझे यहां पे सिर्फ सोचना पड़ेगा कि 70 शुड बी डिविजिबल बाय x प्लस 5 सो दैट माई इंटायर कॉम्बाइंड एवरेज इज एन इंटीजर नंबर। बोथ द सेक्शंस कॉम्बाइंड इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होना चाहिए दोनों सेक्शन का एवरेज, तो दिस नंबर मस्ट बी एन इंटीजर, ये तो इंटीजर ही है, सो आई कैन से 70 बाय x प्लस 5 मस्ट बी एन इंटीजर। क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो जो सेक्शन ए है, x x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड करना है, x की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखो इसको इंटीजर बनाना है, बिकॉज 46 इज ऑलरेडी एन इंटीजर, तो अगर इसको इंटीजर बनाना है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, क्लियरली दिख रहा है 65। 65 से ज्यादा लोगे तो 65 लोगे तो 70 बाय 70 इज एन इंटीजर, है ना, उससे ज्यादा x ले नहीं सकते। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, देखो x की x इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1 आएगी तो 70 बाय 6 सही नहीं है, 2 आएगी तो 70 बाय 7 विच गिव्स यू एन इंटीजर, तो x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2। x की मैक्सिमम वैल्यू इज 65, x की मिनिमम वैल्यू इज 2, so my answer is 65 minus 2, that is 63 is my correct answer। 63 is my correct answer। समझ गए। चलो जी आगे चलते हैं, है ना। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, सेम स्लॉट से सेम ईयर में। करें, क्या बोल रहा है, अ डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ 100, 250 एंड 500। ठीक है जी। On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of 15250। देखो या तो उसमें 100 रुपए के नोट होंगे, या फिर उसमें 250 वाले नोट होंगे, ठीक है, या फिर उसमें 500 वाले नोट्स होंगे। राइट, एक दिन क्या हुआ, ऑन वन गुड डे द डोनेशन बॉक्स वाज फाउंड टू कंटेन एग्जैक्टली 100 चेक्स। तो लेट से ए चेक्स इसके होंगे, बी चेक्स इसके होंगे और सी चेक्स इसके होंगे। सो आई कैन से ए प्लस बी प्लस सी इज 100, राइट, एंड दिस अमाउंट्स टू टोटल सम ऑफ 15250। तो टोटल सम मेरा कितना आ रहा है, 15250। 100 ए प्लस 250 बी प्लस 500 सी इज इक्वल टू 15250। 15250, ठीक है, ये भी पता लग गया। Then the maximum possible number of checks of 500 that the donation box may have contained, इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट इज नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500। बेसिकली मुझे सी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आप ये देखो, बस पहले है ना हल्की हल्की चीजें नोटिस करना स्टार्ट किया करो, जैसे कि देखो अगर ये दोनों मिलके नोट बनाते, लेट से ये 0 होता, ये दोनों मिलके कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाते, 500 500 के 100 के नोट, तो जो मेरे टोटल सम आता वो क्या आता, वो डबल जीरो से एंड होता। बट यहाँ पे जो टोटल सम है वो किससे एंड हो रहा है, 250 से। तो 250 से एंड होने की वजह क्या है, कि जो यहाँ पे 250 वाला पॉइंट है मेरा, जो यहाँ पे मेरा 250 वाले नंबर ऑफ नोट्स हैं, वो मिनिमम 1 तो आ ही होगा।
राइट। जो मेरे 250 वाले नोट्स हैं वो मेरे मिनिमम नंबर वो 1 तो आए ही होंगे इन एनी केस, राइट। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अगर ये मैं इवन नंबर ऑफ नोट्स कर दूंगा, राइट, 250 इंटू 2 दैट इज 500, तब भी वो मेरा डबल जीरो से एंड होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी पता है कि बी की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी अ ओड वैल्यू, बिकॉज इसको इवन रखोगे, लेट्स से इसको 2 रख लिया तो 250 इंटू 2 विल बिकम 500, विच मीन्स द इंटायर सम विल एंड विद डबल जीरो, but entire sum is ending with 50 or 250. That means the number of notes that B has, right, the 250 has must be odd, because यहाँ पे अगर 3 notes होंगे 250 के तो 750 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर भी 50 से खत्म हो रहा है, राइट। तो मुझे ये तो पता लग गया डबल जीरो से वो खत्म नहीं हो रहा, तो मतलब जो बी की वैल्यू है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, राइट। तो बी की वैल्यू मेरी हमेशा ओड आएगी, ये पता लग गया। मुझे इसकी ये सी मैक्सिमाइज करना है, सी बेसिकली मैक्सिमाइज करना है, तो यहां से कम कंट्रीब्यूशन हो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मुझे बनाना पड़ेगा, बट मुझे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100 को भी टेक केयर करना है ना। दोनों चीजें सेम टाइम पे चल रही है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 10a प्लस 25b प्लस 50c इज इक्वल टू 1525, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 10a plus 10b plus 10c is equal to 1000. Now I can say 15b plus 40c is equal to 525, or 3b plus 8c is equal to 105. तो यहां से मुझे एक चीज पता लग गई, दैट 3b plus 8c is 105, है ना, ऐसा कुछ मुझे पता लग गया। आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना, दैट वी विल सी। बट यहां से सी की मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, यहां से सी की मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहां से, 12 आएगी। अगर सी को 12 रखूंगा दैट इज 96, तो बच गया 9, तो बी मेरा 3 आ गया, तो सी की वैल्यू मेरी मैक्सिमम 12 आ गई, बी की 3 आ गई विच इज एन ऑड नंबर, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 प्लस 3 इज 15, तो दिस मस्ट बी 85, right? So this condition is also getting satisfied, this condition is also getting satisfied, so my maximum value for C is 12. That's it, आपका क्वेश्चन पूरा यहीं खत्म हो गया, आपको यही करना था और कुछ करना ही नहीं था। दिस एंटायर क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन द सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन टॉपिक कई बार घुमा के भी ऐसे आ सकता है, राइट। चलो जी, रीड दिस क्वेश्चन। पढ़ लिया, क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13, लेट से a प्लस बी प्लस सी, इसका एवरेज है 13, तो सम होगा 39। व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ दीज 4 इंटीजर रिमेन्स एन ऑड इंटीजर। ओके, व्हेन अ नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड, लेट से मैं इसमें n इंक्लूड कर लेता हूं, तो सम बन जाएगा 39 प्लस n, और इसका एवरेज आएगा ये 39 प्लस n डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज नाउ a b c एंड n इज अ न्यू नंबर, ठीक है। तो दिस इज एंड दिस, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही है क्या, अच्छा, एवरेज ऑफ दीज 4 इंटीजर रिमेन्स एन ओड इंटीजर, तो क्या बोल रहा है, ये एवरेज ओड थी, तो अब भी जो एवरेज आएगी दिस मस्ट बी एन ओड नंबर, दिस मस्ट बी ओड इंटीजर आई वुड से। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूं, कैन आई राइट दिस एज 9 प्लस 3 प्लस 9 बाय 4, 9 4 जा 36, 36 बाहर ले लिया, 36 बाय 4 9 प्लस 3 प्लस n बाय 4 शुड बी एन ओड इंटीजर। अब मिनिमम वैल्यू n की यहाँ पे 1 रख सकता हूं ताकि ये इंटीजर आ जाए, ये तो इंटीजर है ही, यहाँ पे n की अगर मैं 1 वैल्यू रखूंगा तो 39 प्लस 1 40 बाय 4 10 आ रहा है विच इज एन इंटीजर, बट दिस इज नॉट ओड। तो नेक्स्ट n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, n की वैल्यू नेक्स्ट आई विल पुट 5, सो दैट दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी एन इंटीजर। तो अगर इसको 5 रखता हूं तो 5 प्लस 3 8 बाय 4 2, 2 प्लस 9 इज 11, 11 is integer as well as odd, right? So n is equal to 5 satisfies my condition, this is the minimum possible value of n, तो 5 is my answer to this question। समझ गए?
चलो जी, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2022 स्लोट 2. सॉल्व दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. बहुत क्वेश्चन आते हैं एवरेज से. जितना मैं सोल्व करता रहता हूँ ना, एवरी ईयर आई रियलाइज कि देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स. सो दिस सीक्वेंस इज नॉन डिक्रीजिंग, राइट? सो नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये गिरेगा नहीं, right? It will either be constant or it will keep on increasing, right? So I can say a1, then next number a2 must be greater than or equal to this number, then next number a3, and it will keep going on like this a1 a n तक, right? तो ऐसा कुछ होगा, है ना? So this sequence is non decreasing sequence, मतलब जो भी next number होंगे वो या तो same होंगे या पिछले वाले number से बड़े होंगे, right? So these are n numbers and the average of these n numbers is 300. राइट? सो कैन आई से कि a1 प्लस a2 टिल an, इसका सम जो आएगा दैट विल बी 300. एंड इफ a1 इज रिप्लेस्ड बाय 6a1, ओके, इफ a1 इज रिप्लेस्ड बाय 6a1, द न्यू एवरेज, सो a1 की जगह 6a1 रख दिया, बाकी सब कुछ सेम है. न्यू एवरेज इज 400. 400 न्यू एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स n रिमेन्स द सेम बिकॉज एक टर्म को दूसरी टर्म से रिप्लेस किया है, तो न्यू सम आ जाएगा 400n, राइट? तो नाउ आई विल डू दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 100n, राइट? ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस विल बी 5a1. तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी 20n. a1 की वैल्यू आ गई 20n, राइट? मुझे यही देखना है कि a1 की वैल्यू आ गई 20n. अब क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1. a1 की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज मेरी कितनी आ सकती है, राइट? हियर इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी, राइट? बट लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि a1 की मेरी वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं. ठीक है, पहले तो n से स्टार्ट करते हैं बिकॉज a1 डिपेंड्स ऑन n. अगर मैं n1 लेता हूं तो a1 विल बी 20, दिस इज 300, which will not satisfy, which will not satisfy because, आपको समझाता हूं मैं. a1 अगर n1 ले लिया मतलब एक ही टर्म है, और एक टर्म वो कौन सी है? 20. तो एक ही टर्म है 20 और सम कितना आना चाहिए? 300 इंटू एन, मतलब 300 सम आना चाहिए. एक टर्म से सम आ रहा है 20, मुझे चाहिए 300, है ना? क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो ये वाली सारी टर्म्स तो आएंगी ही नहीं. सो a1 शुड बी इक्वल टू 300n, विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो n इज इक्वल टू 2 देख लेते हैं. इफ आई डू n इज इक्वल टू 2, a1 plus a2 will become 600 at n is equal to 2, and a1 will be 40, then a2 can be 560, which is fine. मतलब n is equal to 2 आ सकता है, n is equal to 2 आ सकता है, n is equal to 3 आ सकता है क्या? a1 plus a2 plus a3 should be 900, a1 60 आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि a1 तो बहुत छोटी वैल्यू लेगा, बाकी दो वैल्यूज आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. n4 आएगा, मतलब चार नंबर्स का सम कितना आना चाहिए? 1200, और a1 की वैल्यू 80 आएगी, बाकी जो वैल्यू है 1120 वो तीन नंबर में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना? इन नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो भी हो जाएगा. ये हो जाएगा, चलता रहेगा, बट कब तक चलेगा? दैट इज द पॉइंट. वो हमें कैप्चर करना है. वो कैसे कैप्चर होगा, है ना? वो इसके बाद आपको कुछ कुछ रैंडम वैल्यूज लेनी पड़ेगी, है ना? वो वहां पे कैप्चर आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा. जैसे बताता हूं मैं आपको. n is equal to 5, n is equal to this will keep going on, but till when? This is the question, right? Till when? So can I say if all number, देखो हमें हमें n is equal to 1 नहीं आया, उसके बाद सारे नंबर आ रहे हैं, बट कब तक? तो वी ऑलवेज टेक द एक्सट्रीम केस, राइट? अभी हमने लिया नॉन डिक्रीजिंग. एक्सट्रीम केस क्या होगा? सारे बराबर हैं. इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, तो ये क्या बन जाएगा? a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू दिस, तो ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ a1,
इज इक्वल टू 300 एन, एन से एन कैंसिल तो A1 की वैल्यू 300 आ गई। तो यहाँ पे कुछ लोचा होगा कि A1 की वैल्यू 300 अगर आ रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ फंसेगा। A1 की वैल्यू 300 कब आएगी? व्हेन n इज 15। अब जब n इज इक्वल टू 15 होगा तब क्या होगा? और ये क्वेश्चन के लिए कोई सेट मेथड नहीं है, पेपर में एक्सट्रीम एज क्लोज एज पॉसिबल डिफरेंट केसेस सोचने ही पड़ेंगे। ठीक है, A1 N15 पे A1 आ जाएगा 300, तो मुझे 15 टर्म्स का सम कितना चाहिए? पहली टर्म 300 है, 15 टर्म्स का सम चाहिए मुझे 300 इंटू 15 विच इज 4500। ये कैसे आएगा? है ना, अब ये वाली टर्म इससे बड़ी होनी चाहिए 300 से, या इसके बराबर होनी चाहिए। तो सारी टर्म्स को अगर 300 300 300 लिख दूं तो 15 टर्म्स का सम 4500 आ जाएगा। मतलब व्हेन यू टेक n इज इक्वल टू 15 एवरी टर्म मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, दैट इज द कंडीशन विच यू हैव फाउंड। अब अगर n इज इक्वल टू 16 लोगे ना तब गड़बड़ होने लग जाएगी, तब जो ये आपका नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो फिट नहीं बैठेगा। है ना, एक एग्जांपल ले लेता हूं n इज इक्वल टू 16 का, सो दैट यू गेट बेटर क्लैरिटी। n इज इक्वल टू 16 है तो 16 टर्म्स है, 1 2 3 ऐसे 16 टर्म्स है, राइट। इसका सम क्या होना चाहिए 16 टर्म्स का मिला के? 4800। 16 इंटू 300, पहली टर्म क्या है मेरी? 16 इंटू 20 दैट इज 320, राइट। पहली टर्म विल बी 16 इंटू 20 320। अब देखो मिनिमम हर टर्म 320 तो होगी ना, every term is greater than equal to A1, so I can say safely minimum every term will be 320। तो अगर 16 टर्म 320 320 होगी तो उनका सम क्या आएगा? 16 इंटू 320 विच इज एनी डे ग्रेटर देन 4800, विच इज एनी डे ग्रेटर देन 4800। तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पे आपका ये सम ज्यादा होने लग जाएगा रिक्वायर्ड सम से, बियॉन्ड n इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पे कितनी n की पॉसिबल वैल्यूज है? फ्रॉम 2 टू 15 दैट आर 14 वैल्यूज पॉसिबल। सो 14 इज योर आंसर। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1, A1 डिपेंड्स ऑन n, सो अगर n की 14 वैल्यूज पॉसिबल है तो A1 की भी 14 वैल्यूज पॉसिबल होगी। 14 इज द correct answer. This is one of the good questions which can take a lot of time in the exam। और टीटा भी क्वेश्चन था तो और कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 5 students including Amit appear for an examination in which possible marks are integer between 0 to 50 both inclusive। 0 से 50 तक कुछ भी नंबर आपके आ सकते हैं बट इंटीजर आएंगे। द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज 38। ठीक है, सारे स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 38 है तो टोटल आपको पता लग गया 190 है, टोटल मस्ट बी 190। ओके जी, एंड एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गोट मोर देन 32। तो मैं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गोट मोर देन 32। ओके, if no two students got the same marks, every student got the different marks, and Amit got the least marks among the 5 students। तो ये अमित है, लेट से बाकी सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आएंगे और सारे अमित से बड़े होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 एंड these 3 scores must be greater than 32, right, and these 2 scores must be less than equal to 32। यही बोला है ना, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गोट मोर देन 32, तो ये सारे का 32 स्कोर बड़ा होगा, ये 32 या 32 से कम होगा, बिकॉज ये लोएस्ट वाले हैं ये हाईएस्ट वाले हैं इन दिस ऑर्डर। ठीक है, क्या बोला है फिर? एंड टोटल इसका 190 है, ये भी पता है बिकॉज 38 एवरेज दिया हुआ था। देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स ऑफ अमित, एक बार इसको हाईएस्ट करना है और एक बार इसको लोएस्ट करना है। वही कहानी आएगी एक्सट्रीम केसेस वाली 101%, है ना। अब वो कहानी कैसे आएगी वो देखो। मुझे नहीं पता ये हाईएस्ट कब आएगा, मुझे नहीं पता ये लोएस्ट कब आएगा। तो पहले एक्सट्रीम केस लेते हैं जहां पे सारे मार्क्स मैं यहां पे लेके आना चाहूंगा।
तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे क्या आ सकता है, ये 50 आ जाएगा, दिस मस्ट बी डिफरेंट, सो ये 49 आ जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स सारे यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कितना सम आ गया, 147। 147 तो यहाँ पे ही आ गया। तो रेस्ट जो 43 डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, वो यहाँ पे करना है। रेस्ट जो 43 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मुझे यहाँ पे करना है। ये क्लियर है सभी को? तो अगर मुझे अब 43 मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट, सो मैं अमित को कितने मार्क्स दे सकता 43? सो आई कैन से, देखो एक तो आपके मन में आएगा इन दोनों का 43 सम होना चाहिए, तो इसको 1 दे दो, इसको 42 दे दो। बट मेरे पास एक कंडीशन क्या है कि मुझे ये दोनों के मार्क्स लेस देन इक्वल टू 32 लेके आने हैं। तो ये तो 42 हो ही नहीं सकता। द बेस्ट इट कैन बी 32। और अगर ये 32 आ गया तो ये अमित क्या आएगा, 11। तो अमित के एक एक केस में मार्क्स आ रहे हैं 11, जहां पे मैंने इनको हाईएस्ट मार्क्स दिए थे, राइट। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट। ये ग्रेटर देन 32 आएगा और ये लेस देन इक्वल टू 32 आएगा। दूसरे केस में देखो, इसमें एज फार एज पॉसिबल रखा था सारों का डिफरेंस। अब दूसरे में मैं बोलूंगा कि यार सबको ही बराबर दे दो, है ना। अब जिसने डीएलआर का सेट थ्योरी कवर किया होगा वैसा ही क्वेश्चन है ना। अगर आपको याद है बूस्टर मेथड में मैंने क्या सिखाया था, उससे आप रिलेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करो। एकदम इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट लेट से कि मैं सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 38, 38, 38, 38, 38, which does not make any sense, but let's say for the time being मैं सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं या एज क्लोज एज पॉसिबल रख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो 32 आएगा मैक्सिमम, तो चलो मैक्सिमम यहाँ पे फिर 32 लिख लेते हैं। इसको भी मैक्सिमम देने का ट्राई कर लेता हूँ एक बार, इसको 31 लिख लेता हूँ, राइट। अब जो मेरा बच गया वो क्या बचा है, 32 इधर दे दिया, 30 इधर दे दिया, मतलब मैंने 63 ऑलरेडी दे दिया। तो 127 बचा है। अब 127 को एज क्लोज एज पॉसिबल इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो दैट विल बिकम 38, 39, 50, या इन एनी ऑर्डर आई कैन डिस्ट्रीब्यूट। बट यहां से मेरा क्या निकल गया, मेरे अमित के हाईएस्ट मार्क्स आ गए 31। तो अमित के हाईएस्ट मार्क्स 31 है, अमित के लोएस्ट मार्क्स इज 11, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दैट इज 31 माइनस 11 विच इज 20, विच इज 20। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट। Also, guys, if you are looking to prepare for CAT this year or next year or any other entrance exam like ZAT, NMAT, IFT, SNAP, right? IFT तो अभी cancel ही हो गया, so mainly ZAT, NMAT, SNAP, and if you are looking to buy mocks for NMAT and SNAP, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते, सो वी हैव रिलीज दैट एज वेल ऑन अवर वेबसाइट। प्लस जो हमारा एक बहुत ही अच्छा एंड फ्लैगशिप कोर्स है, क्वांट्स एंड डीएलआर 99, राइट, दैट इज ऑलरेडी देयर, एंड उसके प्राइसेस भी हमने काफी डिस्काउंट पे रखी दी है, राइट, बिकॉज नाउ फ्यू डेज आर लेफ्ट, राइट। सो इफ यू आर लुकिंग टू बूस्ट योर प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, प्लीज चेक द वेबसाइट, दैट इज अ कंप्लीट फ्लैगशिप कोर्स, अराउंड 80-90% ऑफ पे चल रहा है। यू कैन गो, यू कैन एनरोल थ्रू दैट। दैट्स इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट अ प्लेयर हैज प्लेड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस एंड 10 मोर मैचेस आर टू बी प्लेड। ठीक है, लेट से उसने एक्स मैचेस खेल लिए, एक्स मैचेस ऑलरेडी खेल लिए, 10 मैचेस वो और खेलने वाला है, ठीक है। इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 1 गोल ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, ओके, हिज ओवरऑल एवरेज विल बी 0.5 गोल्स पर मैच। बाकी जो 10 मैच आने वाले हैं उसमें एवरेज गोल पहले वाले में लेट से एवरेज गोल थे वाई गोल्स पर मैच, यहाँ पे एवरेज गोल उसने 1 नहीं किया है, टोटल गोल 1 किया है ना। तो टोटल गोल्स देखो, एक्स मैचेस खेले, एवरेज वाई गोल्स पर मैच किए, तो टोटल गोल्स आ गए एक्स वाई। अब यहाँ पे भी कुछ एवरेज होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसने बोल दिया सिर्फ 1 गोल ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, सिर्फ एक ही गोल किया है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल गोल्स, भाई एक्स मैचेस में वाई
कि एवरेज पे गोल कर रहा है, तो टोटल गोल इज एक्स वाई, और 10 मैचेस में टोटल गोल है 1, तो ओवरऑल एवरेज है उसकी 0.15। तो ओवरऑल एवरेज कैसे आएगी? टोटल गोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस, दैट इज एक्स प्लस 10, दिस इज 0.15, और 15 बाय 100, और 3/20। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 2 गोल्स ओवर द नेक्स्ट 2 मैच, अगर ये दूसरे सिचुएशन में 2 गोल्स स्कोर कर लेता है, हिज ओवरऑल एवरेज विल बी 0.2 गोल्स पर मैच। तब एवरेज क्या आती है? तब एवरेज क्या आएगी? एक्स वाई प्लस 2, नंबर ऑफ मैचेस तो सेम रहेंगे, देन इट विल बी 1/5, देन इट विल बी 1/5। ठीक है जी, समझ गए जी? ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? देन द नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड। तो मुझे बेसिकली x प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है। मुझे बेसिकली क्या निकालना है? x प्लस 10 की वैल्यू। ये क्लियर है? तो कहीं ना कहीं y तो इररेलेवेंट लग रहा है मुझे, स्टार्टिंग से y इररेलेवेंट कहीं ना कहीं लग रहा है ना? बट देख लेते हैं आगे क्या होता है, वो भी देखते हैं। अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो यहां से अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूं, तो वो क्या आएगी मेरी? 3/20 इंटू एक्स प्लस 10 -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। और यहां से एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो वो आएगी x+10/5 -2, which is coming out as x, no, so this will be x/5, because 10/5 is 2, 2 - 2 हो जाएगा। तो xy इज इक्वल टू x/5, तो y यहां से आ रहा है 1/5। ठीक है, यहां से y की वैल्यू आ रही है 1/5, इसको और इसको कंपेयर करो। वो y की वैल्यू 1/5 मैं यहां पे रख रहा हूं, y की वैल्यू 1/5 मैंने यहां पे रख दी। अगर यहां पे रख दी, तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी ना, इसको मैं 4 से कैंसिल कर दूंगा, राइट? सो दिस इज x इज इक्वल टू 3x+10/4 -1। तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? +1, +1 हो गया। तो ये आ गया 4 + 4x इज इक्वल टू 3x+30। सो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू आ गई 26, राइट? तो मुझे फाइंड करना है 26 + 10, विच इज 36 इज माई करेक्ट आंसर। 36 इज माई करेक्ट आंसर, है ना? एक टाइम के लिए आपको लग सकता है कि यार 2 वेरिएबल्स है, बट एज सुन एज यू कैलकुलेट कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि y तो इररेलेवेंट ही था, y की इसमें बिल्कुल भी जरूरत आपकी बची ही नहीं थी। चलो जी, ये क्वेश्चन को रीड कर लो जल्दी जल्दी। देखो, रात के बज गए हैं 1:30, फिर भी मैं आपके लिए कंटेंट बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, है ना? तो इसके लिए प्लीज आप एक मुझे लाइक करके ही दोगे। चलो, क्या बोल रहा है? सपोज हॉस्पिटल ए, देर इज वन हॉस्पिटल ए विच एडमिटेड 21 लेस कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट देन हॉस्पिटल बी। ठीक है, एंड ऑल इवेंचुअली रिकवर्ड। ठीक है, द सम ऑफ रिकवरी डेज फॉर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए एंड बी वर 200 एंड दिस। तो चलो नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करते हैं, राइट? तो 21 लेस ए में हुए, तो अगर ए में एक्स हुए, तो ये 21 लेस हैं, तो बी में ज्यादा होंगे, मतलब बी में 21 ज्यादा होंगे, राइट? बी से 21 लेस ए में है नंबर ऑफ पेशेंट्स, राइट? देन एंड ऑल इवेंचुअली रिकवर्ड, सारे रिकवर हो गए। द सम ऑफ रिकवरी डेज फॉर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए, days of recovery in hospital A was 200 and in hospital B it was 152. If the average recovery days for patients admitted in hospital A, तो इसके average recovery days कितने हो जाएंगे? 200 by x, this was 3 more, this was 3 more than the average hospital B, than the average in hospital B. So this was 3 more than the 152 by x plus 21. Then the number एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वॉज, तो बेसिकली तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है,
अब देखो मोटा मोटा ना ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि यार x मस्ट बी अ इंटीजर, तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यहाँ पे करना स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे 5 मैंने सोचा x को लेने का तो फायदा नहीं है, फिर मैं सोचूंगा 10 लेने का तो भी उतना फायदा नहीं है, देन 12 ले नहीं सकता, 14 ले नहीं सकता, 15 उसका भी कोई पॉइंट नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा मुझे सोचने दो। व्हाट एल्स वी कैन टेक, वो रख सकते हैं, बट दूसरी साइड भी मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अंडरस्टूड, हाँ ठीक है। बट इसमें पूरा सोल्व तो नहीं करना चाहूंगा मैं, दैट इज वेरी क्लियर। तो 20 लेके भी नहीं हो रहा, 25 पे भी नहीं हो रहा, 26 पे भी नहीं हो रहा, 55 पे हो रहा है, राइट? नहीं 35 पे हो रहा है क्या? एक से, if it is happening at 35, नहीं, तो अब इसमें इंटीजर पे तो नहीं हो रहा लग रहा मुझे, तो एक बार फिर इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना, बिकॉज एक्स इज एन इंटीजर बट यहाँ पे डेसिमल कैन बी देयर, सीम्स लाइक दैट, है ना, एवरेज कैन बी इन डेसिमल। तो इक्वेशन बना लो भाई, देर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम, बट इक्वेशन क्विक बनानी आनी चाहिए, जैसे कि 200x प्लस 4200 माइनस 152x इज इक्वल टू 3, right? Then I can say 48x plus 4200 is equal to 3x square plus 63x. Then 3x square plus 15x minus 4200 is equal to 0, which is x square plus 5x minus 1400 is equal to 0, right? Then 5 का डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 का डिफरेंस अगर चाहिए तो 50 25 60 55 या फिर 40 35 करना पड़ेगा। देन व्हाट आई कैन डू, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 35x माइनस 1400 is 0, x I will take common, so this will be x plus 40 into x minus 35, राइट? सो यहां से x इज इक्वल टू -40 और 35, बट x इज नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो माइनस में नहीं आ सकते, सो द ओनली चॉइस इज 35। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए, सो दिस इज कमिंग आउट एज 35, सो दिस इज मी आंसर, है ना। पहले मैं क्या ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू लूं जो इंटीजर बन जाए, यहाँ पे भी इंटीजर बन जाए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इवेंचुअली पता लगा कि x 35 आ रहा है, विच मीन्स 200/35 was supposed not to be an integer। जनरली क्वेश्चन में इंटीजर होता भी है, बट यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल किया, नहीं समझ आ रहा था, तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो इसको कर ही सकते हैं, है ना, वहां से हमारा 35 आ गया। चलो जी, चलो ये पढ़ते हैं। Onion is sold for 5 consecutive months at the rate of 10, 20, 25, 25, 50 per kg। पर केजी का रेट क्या चल रहा है 5 महीने में? पहले महीने 10 रुपए किलो, दूसरे महीने 20 रुपए किलो, फिर 25 रुपए किलो, फिर 25 रुपए किलो, और फिर 5वें महीने 50 रुपए किलो अनियन का रेट चल रहा है, ठीक है। अ फैमिली स्पेंड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अनियन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। टोटल अमाउंट जो स्पेंड कर रही है वो फिक्स है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स,
एंड देन स्पेंड्स हाफ दैट अमाउंट एंड ऑन अनियन फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो पहले 3 महीने एक लेट से 2x और 2x उसने स्पेंड किया, और बाकी के 2 महीने इसका हाफ स्पेंड कर रही है, तो x एंड x स्पेंड किया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट अनियन पे स्पेंड किया उसने। फिर क्या बोल रहे हैं, द एवरेज एक्सपेंस फॉर द अनियन इन रुपीज पर केजी फॉर द फैमिली ओवर दिस 5 मंथ्स। अब एक चीज देखो, 2x रुपए के आपने अनियन लिए और रेट चल रहा है इतना, तो आपके कितने केजी अनियन आएंगे? आपने इतने रुपए के अनियन लिए इस रेट पे, दिस इज रेट, तो आपके अनियन आएंगे 2x/10, यहाँ पे आएंगे 2x/20 kg, यहाँ पे आएंगे 2x/25 kg, यहाँ पे आएंगे x/25 kg, एंड यहाँ पे आएंगे x/50 kg अनियन। राइट, तो ये केजीज अनियन आ गए। आपको एवरेज एक्सपेंस फाइंड करना है, तो एवरेज एक्सपेंस कैसे आएगा? टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 8x। टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ? 8x, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल केजीज। तो टोटल केजीज कितने हो रहे हैं वो देख लो। टोटल केजीज के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये है 2x/10, देन 2x/20 को x/10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देन आ जाएगा 2x/25, देन x/25, देन x/50। ये टोटल केजीज हैं, तो ये आ गया 3x/10 आ गया इन दोनों को मिला के, फिर ये आ गया 3x/25 आ गया, और फिर ये x/50 आ गया। तो 50 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आ गया 15x, ये आ गया 6x, और ये आ गया x, राइट। देन ये आ गया 22x/50 केजीज। सो टोटल अमाउंट स्पेंड किया इतना ओवर दिस मैनी केजीज, तो आपको यहां से मिल जाएगा 22x/50 करोगे विच इज 400/22। दिस इज द एवरेज एक्सपेंस, दिस इज द एवरेज एक्सपेंस। अब 400/22 क्या होता है? दैट इज 18.18। सो आपको अप्रोक्स आंसर फाइंड करना था, है ना, क्लोजेस्ट टू फाइंड करना था, तो 18.18 मतलब 18 इज योर आंसर, 18 इज योर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं हुआ बिकॉज आपने अननेसेसरीली इसको ओवर एजम्पशन के बेसिस पे कुछ भी समझ लिया। एक तो वो मत करना, दूसरी बात है ना, अब आपको प्याज कितने रुपए में क्या आया क्या नहीं आया वो सब पता है, बस फिर भी आप लोग उलझ क्यों जाते हो? क्योंकि पेपर में एक तो नर्वसनेस होती है, प्लस थोड़ा सा वेरिएबल आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, तो आप ऐसे ही दूर भागने का ट्राई करते हो, है ना। क्वेश्चन ही ऐसा बना है तो आपको उस वे से चलना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन से दूर मत भागो, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो आप कभी भी ये चीज मत करना, कभी भी मत करना। ठीक है जी, समझ गए जी? चलो, I think this does not belong to average, right? This belongs to set theory. So I am skipping this question, but आपको अगर आंसर चाहिए तो मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। I have to check on the internet. मेरे पास आंसर नहीं है, 2020 का है। So this correct answer is, what is the correct answer? I don't know. What's the answer? ठीक है, फिर इसको कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं क्या बोल रहे हैं। Students in a college have to choose at least 2 subjects from the chemistry, mathematics and physics. Chemistry, mathematics और physics. Chemistry, mathematics, physics. एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो चूज करना ही है, तो एग्जैक्टली 1 वाले तो 0 ही होंगे क्योंकि मिनिमम 2 चूज करने हैं, एटलीस्ट 2। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज 18, ये तो 18 है। चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स इज 23। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 23 है, मतलब 18 तो बीच वाले हो गए, है ना, 18 तो बीच वाले हो गए, और 23 के लिए 5 मेरे यहां और यहां से आएंगे, तो x, दिस इज y, सो x प्लस y इज इक्वल टू 5 बिकॉज मैथमेटिक्स वाले 23 है। चूजिंग फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इज 25। तो फिजिक्स वाले देखो 18 तो यहाँ पे आ गया, तो ये और ये मिलके 7 आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 7 माइनस वाई, सो दैट दिस प्लस दिस इज 7।
द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 7 25 प्लस एक्स माइनस वाई। 25 प्लस एक्स माइनस वाई, इसको मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है। इसको मुझे कैसे ना कैसे मिनिमम करना है, राइट। अब देखो यहां पे कुछ करना है, यहां पे मुझे क्योंकि दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, बिकॉज इसको मिनिमम करना है तो इसको मिनिमम और इसको मैक्सिमम कर दूंगा। तो x को 0 रख दूंगा, y को 5 रख दूंगा, तो दिस वैल्यू विल बी 25 प्लस 0 माइनस 5 दैट इज 20। ये मिनिमम हो गई, इससे मिनिमम तो ये आ नहीं सकती। बस ये देख लो कि ये x 0 हो सकता है, y 5 हो सकता है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 20 इज द करेक्ट आंसर, 20 इज द मिनिमम वैल्यू विच इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो जी, ओके, रीड दिस क्वेश्चन क्विकली। Again, reminding you everyone, please join WhatsApp and Telegram link, which is in description, right? I will keep uploading, keep posting you about all the MBA entrance, GDPI, all the things that we will be launching or the forms that are open, right? क्या बोल रहा है? Aaron bought some pencils and sharpeners, spending the same amount of money as Aditya bought twice. अब Aaron bought some pencils and sharpeners, ठीक है, पता नहीं कितने कितने, सेम ही अमाउंट में आदित्य ने क्या बाय किया, आदित्य बोट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स एंड 10 लेस शार्पनर्स। ओके ओके ओके, लेट्स से दिस इज पेंसिल्स एंड दिस इज शार्पनर्स, राइट। तो अरोन के केस में मैं बोल सकता हूं उसने एक्स पेंसिल लिया, वाई शार्पनर्स लिए। तो आदित्य ने क्या किया, आदित्य ने क्या किया, this is number of pens and sharpeners Aaron bought, right? Aditya bought twice as many pencils आदित्य ने twice ले ली, and 10 less sharpeners, तो आदित्य ने 10 less sharpeners लिए। If the cost of one sharpener is 2 more than the cost of a pencil, let the cost of pencil is a, right? Then the cost of sharpener will be a plus 2। तो जितने रुपीज आरोन ने स्पेंड किए उतने ही आदित्य ने स्पेंड किए, ये मुझे बोला हुआ था। So the amount spent by Aaron will be AX, right? कितने पेन लिए और कितना पेन का कॉस्ट था, प्लस amount spent on sharpeners, that is AY plus 2Y. This must be equal to amount spent by Aditya, which is 2AX plus AY minus 10A plus 2Y minus 20, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, AY से AY कैंसिल, राइट, AX से ये 2AX का 2 कैंसिल, राइट, 2Y से 2Y कैंसिल। सो आई कैन से AX इज इक्वल टू 10A plus 20, AX is equal to 10A plus 20. Then the minimum possible number of pencils bought by Aaron and Aditya together. Pencils को minimum करना है, so basically I have to minimize 3x, and according to options x is coming out as 10, 9, 11 and 12. So according to option minimum value of x can be 9, right? तो यहाँ पे थोड़े से नंबर्स मुझे रन करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट आई हैव टू मेक श्योर दैट x is an integer, y is also an integer, because this represents number, this represents the price which can be decimal, which can be in decimal, right? Okay, देखो ax इज इक्वल टू 10a प्लस 20, कुछ हिट एंड ट्रायल करना चाहिए या नहीं? देखो सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से ही है। मिनिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है, 3x माइनस कर मिनिमम करना है, तो x की मिनिमम वैल्यू इज 9। तो x को अगर मैं 9, दीज आर द वैल्यूज ऑफ 3x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो पहले ये वाले से स्टार्ट करता हूं। अगर x को मैं 9 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 9a इज इक्वल टू 10a प्लस 20। This means a is equal to minus 20, but rate cannot be negative, rate cannot be negative, तो ये तो नहीं हो सकता।
अब इससे बेस्ट ऑप्शन है एक एक्स की वैल्यू 10। अगर एक्स की वैल्यू 10 रखूंगा तो दिस विल बी 10a, दिस विल बी 10a, विच मीन्स 0 इज इक्वल टू 20, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अब x की वैल्यू 11 रख लेता हूं, दैट इज 11a इज इक्वल टू 10a प्लस 20, विच मीन्स a इज इक्वल टू 20। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, मतलब ये दोनों केस नहीं है, तो दिस मस्ट बी माई आंसर, दिस मस्ट बी माई आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑप्शंस एज वेल, है ना। तो जहां पे आपको ऑप्शंस दिखे वहां पे आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी ही लेनी है। चलो जी, रीड दिस क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया था जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। रीड दिस। चलो क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ लोएस्ट 9 scores is 42, while the mean is basically average and the average of highest 9 scorers is 47. For the entire group of 10 students the maximum possible means exceeds the minimum. So total group की एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस आपको फाइंड करना है, राइट। तो लेट से इसमें 10 बच्चे हैं एंड 10 बच्चे मैं बोल सकता हूँ x1, x2, x3, ऐसे 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 करके x8, x9, x10, ये 10 बच्चे हैं, ठीक है जी। इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स एवरेज ऑफ लोएस्ट 9 स्कोर्स एंड दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है। तो 9 जो लोएस्ट स्कोर है, जो ये 9 लोएस्ट स्कोरर हैं यही होंगे 9 लोएस्ट स्कोरर। इनका एवरेज है 42, तो मतलब इनका सम हो गया 42 इंटू एन। और जो हाईएस्ट 9 स्कोरर है उनका एवरेज है 47, तो जो हाईएस्ट 9 है उनका टोटल सम हो गया 47 इंटू 9। क्लियर है, राइट। अब यहां पे अगर कहीं ना कहीं मैं टोटल सम की बात करूं, राइट, ध्यान से सुनना, अगर मैं टोटल सम की बात करूं, राइट, पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं। आई कैन से x1 प्लस x2 टिल x9 इज 42 इंटू 9, एंड देन आई कैन से x2 से लेके x10 तक जो मेरा सम है दैट इज 47 इंटू 9। If I subtract this from this, I will get 45 here, and then I will get x10 minus x1. यही मिलेगा। So basically, I can say x10 is 45 marks higher than x1. यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? एक बार जस्ट दोबारा देख लो, आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। या मैं x10 की जगह x1 प्लस 45 लिख सकता हूं, ऐसा भी बोल सकता हूं, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ओवरऑल मीन की बात करिए, ठीक है जी। सो ओवरऑल वैसे भी जो मेरा सम होने वाला है, राइट, ओवरऑल सम मेरा क्या होने वाला है, दिस इज फ्रॉम x1 टू x9। सो ये आ गया मेरा 9 टू जा 18, दैट इज 378 प्लस x10, प्लस x10, x10 इज बेसिकली x1 प्लस 45, राइट। सो दिस इज 378 प्लस 45, राइट। तो दिस इज माई टोटल सम, दिस इज माई टोटल सम, ये क्लियर है, राइट। x1 से x9 तक लेके 42 इंटू 9 प्लस इसमें x10 भी ऐड कर दिया टोटल सम के लिए, दिस इज माय टोटल सम, है ना। अब एवरेज निकालनी है, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, तो एक बार x1 को मैक्सिमम करना है, एक बार x1 को मिनिमम करना है, यही करना है। एवरीवन, आर यू गाइस विद मी? अब अगेन देखो, ऐसे केस में ना बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, है ना। आपको एक हल्का सा कुछ हिंट मैं आपको दे दूंगा ना, आप सारा क्वेश्चन क्रैक कर लो। और वो हल्का सा हिंट क्या है वो भी देख लो। वो हल्का सा हिंट यही है, एक बार आई कैन एज्यूम,
राइट? बिकॉज सी अगेन, यहाँ पे जो थोड़ा सेट थ्योरी में बच्चा स्ट्रॉन्ग है वो समझ पाएगा कि वाई वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली, राइट? क्योंकि अगर मैं इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 42 42, बिकॉज 42 इज द एवरेज, राइट? दिस इज इन नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस और दिस विल बी इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, तो सबको 42 42 दे दूं, इसको भी 42, इसको भी 42, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 47 87 मिल जाएगा, 42 प्लस 45। तो ऑटोमेटिकली x1 को सबसे ज्यादा वैल्यू मिल गई, विच इज 42। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, x2 से लेके x10 तक एवरेज 47 है, तो सबको 47 दे दूंगा, 47 47 47 47 47। अगर 47 इज x10 विच इज x1 प्लस 45, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस 45 इज 47, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो एक केस में x1 की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, एक केस में x1 की वैल्यू मिनिमम आ गई, और यही मैं फाइंड करना चाह रहा था, 423 प्लस x1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 423 प्लस x1, दैट इज 423 प्लस 42, राइट, विच इज 465। और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 423 प्लस 2, विच इज 425। तो इसके अकॉर्डिंग एवरेज आ रहा है 46.5, इसके अकॉर्डिंग एवरेज आ रहा है 42.5, 10 नंबर का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज 4। 4 इज माई आंसर। अब देखो, जो बच्चे ने ये सेशन कर लिया, ऐसे दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मिनिमम या मैक्सिमम के केस में दो अलग अलग टाइप से अगर चीजों को इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तब भी यू विल गेट योर आंसर, है ना? या फिर एक्सट्रीम कर लोगे, मैक्सिमम कर लोगे, मिनिमम कर लोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली यू गोना गेट योर आंसर फॉर दैट। अंडरस्टूड? चलो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करें, और डू यू गाइस नीड मोर टाइम? चलो जी, देखते हैं क्या बोल रहा है। A batsman played n plus 2 innings and got out on all the occasions, ठीक है? His average score in these n plus 2 innings was 29 runs and he scored 38 and 15 runs in the last two innings, right? तो ये पहले उसने n innings खेली, and then there are these last two innings जिसमें उसने स्कोर किया 38 plus 15, right, which is 53 उसने स्कोर किया मिला के, right, 38 and 15। The batsman scored less than 38 runs in each of the first innings, तो यहाँ पे सब में less than 38 runs उसने स्कोर किए। एंड less than 38 में runs तो देखो हमेशा वो इंटीजर ही स्कोर करेगा, तो इन एवरी एन इनिंग उसने लेस देन इक्वल टू 37 या तो 37 किए होंगे, दैट इज 38 से कम, या उससे भी कम किए होंगे। इन दीज एन innings his average score was 30 runs and lowest score was x run, the smallest possible value of x। हर चीज घुमा के कहीं ना कहीं वो वहीं जोड़ के आपको दे रहा है ना? तो हमें भी वैसे ही सोचना है। एन में बोल दिया, ध्यान से सुनो, हिज एवरेज स्कोर इन दिस n plus 2 इनिंग was 29 runs। तो टोटल स्कोर कितना आ गया, टोटल स्कोर आ गया 29 इंटू एन प्लस 2। और टोटल स्कोर और तरीके से कैसे आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, 53 प्लस यहाँ पे एवरेज कितना है, यहाँ पे एवरेज कितना है, 30 रन्स, राइट? लास्ट एंड फर्स्ट एन इनिंग्स में एवरेज 30 है ना? एवरेज 30 है, तो यहाँ पे 30 एन आ गया, राइट? तो यहां से भी आपका क्या निकल आएगा, 29 एन प्लस 58, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू 5 आ गई। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे पास एन की वैल्यू 5 आने के बाद 1 2 3 4 5 5 इनिंग्स है। फर्स्ट 10 इनिंग्स की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 5 इनिंग्स की।
हर इनिंग में वो 37 या उससे कम रन स्कोर कर रहा है, और एवरेज स्कोर उसका कितना आ रहा है 30। यहाँ पे एवरेज स्कोर 30 मतलब टोटल आ रहा है 150, टोटल आ रहा है 150। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या है, लोएस्ट रन थे जो पहली 5 इनिंग में उसके एक्स थे। अगर एक्स है उसके लोएस्ट रन, राइट, इसको मुझे लोएस्ट करना है तो ये सबको हाईएस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है 37। तो इसको भी 37 कर दो, इसको भी 37 कर दो, इसको भी 37 कर दो, इसको भी 37 कर दो। तो इसका टोटल क्या आ गया 148। तो ऑटोमेटिकली एक्स आएगा क्या 2। सो 2 इज योर आंसर। एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने चीजों को किया है और चीजें सॉल्व हो रही है। स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो चीजें अटकेंगी, क्वेश्चन कंफ्यूज होगा, आप कंफ्यूज होगे। बट आप इस चीज को दोबारा समझो, आपको पता लग जाएगा कितनी सिंपल चीज थी और यहाँ पे कंफ्यूजन वाला कुछ था ही नहीं। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉमी। ये है डिक, ये है टॉमी। सो टॉमी की अगर एज एक्स है तो डिक की एज 3x है। एंड हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। तो हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। इफ डिक्स एज इज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। अगर जो डिक की एज है दैट इज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री कितना आएगा 10x/3, इससे 1 year लेस है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 9x इज इक्वल टू 10x - 3। सो x की वैल्यू आ गई 3। देन हैरीज एज इन ईयर्स इज, हैरी की एज क्या होगी, x इज इक्वल टू 3, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो दैट इज 18 विच इज माई फाइनल आंसर। तो 2020 स्लोट 3 में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चे को लगता है ना 2020 स्लोट 3 में क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, तो 2020 स्लोट 3 का ही ये क्वेश्चन है। देख लो कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलो जी, यहां पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट ए बी सी बी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी एंड सी, सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी इज 5। sum of a sum of a and mean of b and c is 5. In addition, the sum of b and the mean of a and c is 7. Then the sum of a and b. तो a and b का अब मुझे सम निकालना है, a and b का अब मुझे सम निकालना है। तो यहां से देख लो क्या क्या बन रहा है। यहां से इक्वेशन बन रही है 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, और यहां से बन रही है a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, ये आ गई। दूसरी मेरी चीज क्या आ सकती है, 4 इज इक्वल टू बी माइनस ए भी आ सकता है, ये भी आ जाएगा। विच मीन्स 4 इज इक्वल टू, और आई कैन से बी इज इक्वल टू ए प्लस 4। और मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को मैं क्या बोल सकता हूं, इधर ए जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2a+4। सो बेसिकली मुझे 2a+4 निकालना है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं इसके बाद, 2a+4 निकालना है मुझे। तो इफ माई आंसर इज दिस, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इफ माई आंसर इज दिस 1 आनी चाहिए। इफ माई आंसर इज दिस तो a की वैल्यू क्या आएगी डेसिमल में, बट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। if my answer is this cannot be the answer because 2a+4 will always be an even number, तो ये तो आंसर ही नहीं होंगे। so if my answer is this, a की वैल्यू 0 आएगी, बट a is a positive integer, तो कौन सा केस बचा, ये भी नहीं आएगा बिकॉज दिस इज नॉट पॉजिटिव। सो ऑटोमेटिकली दिस इज माय आंसर। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू खुद से फाइंड करनी है, आप एंड पॉइंट तक पहुंच जाओ, उसके बाद ऑप्शंस विल डू जॉब फॉर यू। हमेशा आपको दिमाग नहीं लगाना, जहां पे दिमाग आपको लगाना है वहां पे आप लगाओगे, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। समझ गए। चलो जी, 2019 का बोल रहा है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5। among these 30 integers there are exactly 20 which do not exceed 5. what is the highest possible value of average of these। 2 मिनट इसको समझो, है ना। एक इजी वेरिएंट है जो क्वेश्चंस ऑलरेडी फर्दर ईयर्स में आए हैं, फर्दर ईयर्स में इसी का एक रेप्लिका बना है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे बना है।
So just try to solve this question. चलो, तो क्या बोल रहे हैं, देर आर द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर इज 5, तो सम ऑफ 30 इंटीजर्स कितना हो जाएगा 150. among these 30 integers there are exactly 20 which do not exceed 5. तो इसमें से 20 इंटीजर ऐसे हैं that do not exceed 5, तो वो 5 से या 5 के इक्वल है या उससे कम है. तो 20 ऐसे हैं, तो बाकी 10 कैसे होंगे, बाकी 10 ऐसे होंगे जो 5 से बड़े होंगे. What is the highest possible value of the average of these 20 integers? तो ये 20 इंटीजर्स की हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा है. समझ गए क्वेश्चन एवरीवन? इसकी हाईएस्ट पूछी है, तो इसका सम मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज. ये 10 नंबर का सम मिनिमाइज करना पड़ेगा. एंड ऑल दीज नंबर्स आर इंटीजर्स, तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 5 से बड़ी क्या आएगी 6. तो आई विल गिव 6 टू एवरी नंबर, तो ये 6 6 6 10 नंबर्स के पास चला जाएगा. तो यहां से मिनिमम सम कितना आ गया 60. टोटल सम मुझे चाहिए 150, राइट. टोटल सम मुझे चाहिए 150, तो बचा मेरा सम कितना 150 माइनस 60 90. दिस 90 सम आई हैव टू डिवाइड बिटवीन 20 नंबर्स, तो मेरा मैक्सिमम एवरेज क्या आ जाएगा 4.5. दिस इज माय मैक्सिमम एवरेज, दिस इज माय मैक्सिमम एवरेज. समझ गए? चलो जी, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्या बोल रहा है, रमेश एंड गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन. ठीक है, रमेश और गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स, 22 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो रमेश और गौतम भी वहां पे हैं. रमेश का स्कोर है 82.5. द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62. तो 21 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 62 है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया 21 इंटू 62. बट इसमें गौतम इंक्लूड नहीं है, तो लेट से गौतम का भी स्कोर इसमें इंक्लूड कर देता हूं. तो ये पूरी क्लास का स्कोर आ गया, 21 बच्चों का ये वाला स्कोर आ गया और गौतम का ये स्कोर आ गया. एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट्स इज वन मोर. ये एवरेज स्कोर ही तो है, ये टोटल स्कोर है, इसको डिवाइडेड बाय 22 कर दूं, दिस इज द एवरेज स्कोर. दिस इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. अब रमेश को छोड़ के बाकी 21 स्टूडेंट्स की एवरेज कैसे निकलेगी, कैन आई से ये टोटल सम है 21 इंटू 62 प्लस जी, टोटल सम है. इसमें से रमेश इंक्लूड नहीं करना, इसमें रमेश है, बस इसमें से रमेश को हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, रमेश का स्कोर माइनस कर दूंगा. अब ये 21 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या होगी, ये वाली हो जाएगी. देन द स्कोर ऑफ गौतम, तो ये इक्वेशन से आप गौतम का स्कोर फाइंड कर सकते हो. कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं. 21 इंटू 62 कर लो पहले, क्या है 21 इंटू 62, 1302. सो ये आ गया 1302 प्लस जी बाई 22 इज इक्वल टू 1 प्लस 1302 माइनस 82.5. तो ये आ गया 1219.5 प्लस जी बाई 21, है ना. ये समझ आ गया था ना. टोटल सम 21 स्टूडेंट्स का एवरेज 62 है, तो उनके 21 का सम आ गया, उसमें प्लस जी कर दिया, और यहाँ पे रमेश को रिमूव करने के लिए 82.5 माइनस कर दिया. ठीक है, अब इक्वेशन को सोल्व करना है ना. इक्वेशन को सोल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना. और इसको कैलकुलेटर की मदद से आप डेफिनेटली कर सकते हैं. तो ये आ गया 27342 प्लस 21g इज इक्वल टू 27291 प्लस 22z. तो यहां से g की वैल्यू क्या आ रही है, g की वैल्यू जो मेरी आएगी वो आएगी 27342 माइनस 27291, दैट इज 51.
So 51 is the value of G, right? This is the score of Gautam. ठीक है, चलो जी. Good question. Try it. क्या बोल रहा है? इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ पीपल एज 51 ईयर्स एंड अबव इज 30. तो 30 लोग ऐसे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, राइट? एंड देर आर एट मोस्ट 39 पीपल हुज एजेस आर बिलो 51. तो बिलो 51 वाले कितने लोग हैं? मैक्स 39, ऐसा कुछ लिख लेता हूं. द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इज 38. तो एवरेज एज जो मेरी आ रही है वो 38 आ रही है, राइट? कुछ लोगों की एवरेज एज ज्यादा है, कुछ लोगों की कम है, और मिला मिलू के मेरी जो एवरेज एज आ रही है वो 38 आ रही है. What is the largest possible average age of the people whose ages are below 51 years? What is the largest possible average of people whose, तो ये जो एवरेज एज है ना, टेक्निकली व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज ऑफ पीपल, दिस इज द नंबर, दिस इज द एवरेज एज. तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. दिस विल बी लेस देन 51, बट मैक्सिमम क्या आ सकता है वो मुझे देखना है ना, वो मुझे देखना है. ठीक है जी, चलो जी, ये देखना है. अब देखो, ध्यान से देखना, एक चीज समझ लेना, इसका कुछ टोटल सम होगा, यहां से कुछ सम आएगा, यहां से कुछ सम आएगा, एक फिक्स टोटल सम होगा, राइट? उसमें से अगर मुझे ये चीज मैक्सिमम करना है तो ज्यादा सम इसको लेना पड़ेगा, कम सम इसको दूंगा मैं. तो अगर मैं कम सम इसको देना चाहता हूं तो ये तो 30 फिक्स है. ये एवरेज एज 51 करूं, 52 करूं, 100 करूं, 150 करूं, या कितनी करूं? मैक्सिमाइज इसको करना चाह रहा हूं तो मिनिमाइज इसको करना चाहूंगा. तो अगर ये 30 फिक्स है, 51 लूं, 52 लूं, क्या लूं? ये मुझे 51 ही लेना चाहिए एग्जैक्ट, है ना? क्योंकि 52 से लूंगा, 53 लूंगा तो ये सम बढ़ता जाएगा. तो यहां से मुझे इसका टोटल सम पता लग गया, 30 पीपल विद एज ऑफ 51. तो यहां से ये मेरी वैल्यू आ गई 1530, 1530. ठीक है, अब यहां पे मुझे ना ही तो नंबर ऑफ पीपल पता है और ना ही मुझे पता है कि मुझे कितना क्या लेना चाहिए, बट एक चीज कहीं ना कहीं फिक्स हो गई कि 30 वाले 51 लोग हैं, राइट? अब एवरेज एज की बात हो रही है, तो एवरेज एज पहले ग्रुप की कितनी आ गई? 51, जो हमने डिसाइड कर ली. दूसरे ग्रुप की एवरेज एज लेट से एक्स कह लेता हूं, ये वाले ग्रुप की एवरेज एज एक्स है जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, राइट? और टोटल कंबाइंड एवरेज कितनी आ रही है? 38 आ रही है कंबाइंड एवरेज, राइट? कंबाइंड एवरेज इज 38, है ना? अब देख लो, वही लगा दो एलिगेशन. तो अब मुझे क्या मिल रहा है? 51 माइनस 38, so this is 13, then this will be 38 minus x, right? So the number of people will be in the ratio of this part, number of people will be in the ratio of this 38 minus x ratio 13, right? And 51 वाले जो लोग हैं वो exact 30 है, this value is exact 30 and this value is unknown, right? This is the ratio, this is the exact value. तो can I say कि 38 minus x by 13 is equal to 30 by y, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं? टेल मी, कैन आई से समथिंग लाइक दिस? और मुझे नंबर ऑफ पीपल बताया गया, देर आर एट मोस्ट 39 पीपल. कंबाइंड एवरेज है जिसको मैंने यूटिलाइज कर लिया. अच्छा, 39 के बाद मुझे नहीं पता टेक्निकली, तो ठीक है. Just give me a second to think more about it.
why it will happen? Let me think about that as well. I got the point. तो हम्म, एक छोटी सी रीजनिंग और यहाँ पे स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, विच इज विच इज हाउ शैल आई पुट इट। देखो मैक्सिमम लोग 39 हो सकते हैं, तो लोग 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड 39 भी हो सकता है, राइट? ठीक है। ओके, इसका मुझे रीजन, देखो मैक्सिमम 39 में 39 आएगा, दैट आई नो, बट इसका एग्जैक्ट रीजन क्या दूं मैं आपको? 39, why it will be 39, why not any other value? 51 वाले मेरे पास 30 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग होंगे? why I'm saying this is 39? और लेट्स डू वन थिंग, राइट? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, चलो इसको वाई मान लेता हूँ, राइट, विच आई हैव ऑलरेडी एज्यूम। तो अब देख लेते हैं अब क्या हो रहा है, अब कहानी कैसे चल रही है, राइट? तो अभी कहानी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा 38y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 390, बिकॉज एग्जाम में भी देखो अगर कभी आप सोच में पड़ गए तो वहां पे अटके नहीं रहना, उसको खत्म करो, वहीं खत्म करो। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 39, राइट, एंड x लेस देन 51, और x को मुझे मैक्सिमाइज करना है, यही कहानी है मेरी। अब यहां से देख लो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू बेसिकली आ रही है मेरी, y is coming as 390 by 38 minus x, right? And this should be less than equal to 39, यही है। y की वैल्यू इज कमिंग आउट एज 390 by 38 minus x and y is less than equal to 39। तो यहां से ये कट गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैन से 38 minus x is greater than equal to 10, which tells you कि x is less than equal to 28। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 28, दैट इज 28। कुछ एज्यूम करना ही नहीं पड़ा y के बारे में, x की डायरेक्ट आपको पता लग गई कि रेंज आएगी लेस देन इक्वल टू 28, सो 28 इज द फाइनल आंसर, है ना? तो कई बार दिमाग में अगर आप खुद के नहीं समझ पाओ तो उसको कॉपी पेन पे लिख लो, यू विल बेटर गेट एन आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो चीजों को दिमाग में जितना रखोगे ना उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है, उतना ही नर्वसनेस आ जाती है। चलो जी, क्या बोल रहा है? A CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increased by 1 if the first 10 tests are not considered, and decreased by 1 if the last 10 tests are not considered. If his average score is this. ठीक है जी। टोटल सम मान लेता हूं मैं, उसका जो टोटल था उसको मैं टोटल से रिप्रेजेंट करूंगा, सारे जितने भी लेट से एन टेस्ट में, या मैं ऐसे मान लेता हूं एन टेस्ट में उसने सम स्कोर किया, है ना? बेसिकली एन टेस्ट में अपीयर हुआ और उसके मार्क्स जो आए उसको मैं सम ही बोल रहा हूं, एक्स वाई की जगह सम बोल रहा हूं, वेरिएबल का नाम है सम, ठीक है? तो एन मार्क्स एन टेस्ट में उसके इतना स्कोर आया, सम आया, ठीक है? अब हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1, उसका एवरेज स्कोर 1 से इंक्रीज हो जाता है इफ फर्स्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड, और आई कैन से लेट से एन टेस्ट में उसने अपीयर करा एंड ऑन एन एवरेज ही स्कोर्ड ए मार्क्स, राइट? दिस इज नंबर ऑफ टेस्ट एंड दिस इज एवरेज, ठीक है? अब पहले 10 टेस्ट अगर मैं नहीं कंसीडर करूंगा
तो पहले 10 टेस्ट को मैं मान लेता हूं x1 से लेके x10, इसको नहीं कंसिडर करूंगा तो माय एवरेज इज n-10, नंबर ऑफ टेस्ट भी कम हो गए, राइट? देन माय एवरेज विल इंक्रीज बाय 1, then my average is increasing by 1, right? And decrease by 1 if the last 10 tests are not considered. अगर मैं लास्ट के 10 टेस्ट नहीं कंसीडर करूंगा, उसको मैं y1 से लेके y10 बोल देता हूं लास्ट वालों को, राइट? तो मेरी जो एवरेज है वो एक नंबर से डिक्रीज हो जाएगी। इफ इज एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 टेस्ट आर 20 एंड 30, फर्स्ट 10 में 20 एवरेज स्कोर हुआ, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 200। तो इसकी जगह आई कैन राइट 200, इसकी जगह आई कैन राइट 200, और नीचे इसकी जगह आई कैन राइट 300, ठीक है? देन द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन बाय हिम। तो बेसिकली तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है, राइट? बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। अब एन की वैल्यू के लिए क्या करो, यहां से ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या आएगी? अगर ए की वैल्यू की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये माइनस एन जाएगा, ठीक है? ए की वैल्यू मेरी आएगी यहां से n-200 माइनस एन, विच विल गेट कैंसल्ड आउट, प्लस 10, तो ये आ जाएगी -190 बाय n-10। कुछ तो गड़बड़ लग रही। ओके, वन सेकेंड। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज एवरेज, सो टोटल मस्ट बी ए एन ना, यहाँ पे भी टोटल मस्ट बी ए एन, राइट? टोटल मस्ट बी ए एन, राइट? क्योंकि टोटल में से ही तो 200 कम होगा, टोटल में से ही तो 300 कम होगा, राइट? दैट इज व्हाट वी वर डूइंग रॉन्ग। तो अब इसको सोल्व करते हैं इंडिविजुअली। दिस इज ए एन माइनस 200 इज इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस 10 तो ए एन से ए एन कैंसिल, राइट? सो यहां से जो मेरी एन की वैल्यू आ रही है विच इज कमिंग एज 10a माइनस 190, एन की वैल्यू आ रही है 10a माइनस 190। तो यहां से अब देख लो क्या हो रहा है, ए एन माइनस 300 इज इक्वल टू ए एन माइनस एन माइनस 10a प्लस 10। तो यहां से ए एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है 310 माइनस 10a। तो यहां से भी n की वैल्यू आ रही है, यहां से भी n की वैल्यू आ रही है। लेट्स इक्वेट बोथ दिस इक्वेशंस। तो 10a माइनस 190 इज इक्वल टू 310 माइनस 10a, which is 20a is 500, which means a is equal to 25. So if you put a is equal to 25 here, you will get n का value as 60, n का value as 60। तो this is my correct answer कि number of tests are 60 tests। ठीक है जी, चलो जी। Now this is very interesting question based on the extra deviation method. Let's say normal height, normal average is a, normal or usual average is a. The average height of 22 toddlers increases by 2 inches when 2 of them leave the group, right? When 2 of them leave the group, the average height increases. तो जितना उनको लेके जाना चाहिए था उससे उन्होंने कम लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक एवरेज हाइट है और दो छोटे छोटे जो बोने बच्चे हैं वो निकल गए क्लास से, तो एवरेज हाइट तो बढ़ेगी ना। तो एवरेज हाइट कब बढ़ेगी? जब वो दोनों की हाइट छोटी होगी, राइट? तो मतलब वो जो दो बंदे लीव किए, यूजुअल उनको लेके जाना चाहिए था a प्लस ए, बिकॉज नॉर्मल एवरेज हाइट ऑफ ए पर्सन इज ए। तो दो बंदे जा रहे हैं तो उनको 2a लेके जाना चाहिए था, राइट? बट उन्होंने क्या किया, लेट्स से देयर एक्चुअल हाइट इज x एंड y, देयर एक्चुअल हाइट्स आर x एंड y। तो उनको लेके जाना चाहिए था 2a, बट वो लेके गए सिर्फ x एंड y। तो यहाँ पे उनको लेके जाना चाहिए था 2a, बट वो लेके गए सिर्फ x एंड y, राइट? अब 22 की जगह कितने लोग बच गए? 20। और इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा? 2 का इंक्रीज आ गया, 2 का इंक्रीज आ गया, समझ गए? तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 2a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40।
फिर क्या है, इफ द एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टोडलर्स इज 1/3 द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 22, तो इसका जो एवरेज हाइट है, दिस इज 1/3 ऑफ ओरिजिनल 22, 1/3 ऑफ ए। तो x प्लस वाई की जगह आई कैन राइट, x प्लस वाई की जगह आई कैन राइट 2a/3। सो x प्लस वाई की जगह आई कैन राइट 2a/3 इज इक्वल टू 40। तो दिस इज 4a/3 इज इक्वल टू 40। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 30 और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20। a की वैल्यू आ गई 30, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20। क्या पूछा है, देन द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 20 टोडलर्स। तो रिमेनिंग 20 टोडलर्स की एवरेज हाइट क्या थी, a और फिर 2 इंच बढ़ गई थी। तो a की वैल्यू 30 है और प्लस 2, तो 32 इज द आंसर, 32 इज द आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड आउट। बोल रहा है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल वाज higher than that of boys, 5 higher was than that of boys. In the final exam, however, the average score of girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2, the increase in the average score of boys. ध्यान से देखना, boys हैं 20 and girls हैं 30, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज, तो इसका x प्लस 5 है एवरेज स्कोर और इसका x है, राइट। एंड दिस इज इन मिड सेम का एवरेज स्कोर। In the final exam, however, the average score of the girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2, ठीक है। फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3, सो दिस बिकम x प्लस 2, एवरेज स्कोर कम हो गया। एंड एवरेज स्कोर ऑफ इंटायर क्लास इंक्रीज्ड बाय 2, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर बढ़ गया। देन द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहली बात, ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ इंटायर क्लास यहां पे निकालना पड़ेगा। ये बॉयज का है, गर्ल्स का है, ये क्लास का मैं बोलूं टोटल नंबर 50 है, तो एवरेज कैसे आएगा, टोटल ऑफ दिस 20x सम आ गया एंड दिस इज 30x प्लस 150 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ गया x प्लस 3 एवरेज आ गया पहले, राइट। अब ये क्लास का एवरेज 2 से बढ़ गया, तो क्लास का जो नया एवरेज आएगा वो क्या आ गया, x प्लस 5। और बस मुझे ये बताना है कि बॉयज का एवरेज कितने वैल्यू से बढ़ा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग टोटल सम आना चाहिए 50 इंटू दिस, 50 इंटू दिस, लेट्स से दिस वैल्यू इज y। एंड इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स ने कंट्रीब्यूशन कितना किया, एवरेज स्कोर इज दिस, टोटल गर्ल्स इज दिस 30x प्लस 60। एंड इसके अकॉर्डिंग एवरेज इज y, टोटल बॉयज आर 20, तो 20y ये आ जाएगा। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि 20x प्लस 190 इज इक्वल टू 20y, तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 9.5, तो y की जगह लिख सकता हूं x प्लस 9.5, तो x से 9.5 इंक्रीज हो गया, सो माय आंसर इज 9.5 फॉर दिस क्वेश्चन। मैं चाहता तो एलिगेशन लगा सकता था बट मैं खुद को कंफ्यूज नहीं करने वाला, तो मैं सिंपल हमेशा बेसिक से जाता हूं। चलो जी, क्या बोल रहा है, एन एलिवेटर हैज अ वेट लिमिट ऑफ 630 kg, उसके ऊपर वो वेट लिमिट नहीं बियर कर सकते। इट इज कैरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ whom द हैवीएस्ट वेट वाज 57 एंड द लाइटेस्ट वाज 53। एक बंदा तो 53 वाला है ही है, ये बता दिया, एक बंदा 57 वाला है ही है और बाकी इनके कुछ बीच में होंगे जो भी है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, भाई 2 बंदे तो यही है, अब बाकी बंदों के पास कितना वेट बचा लेने के लिए, 630 इज द मैक्सिमम वेट, तो बाकी बंदों के पास जो वेट बचा वो 630 माइनस 110 विच इज 520 kg। अब यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फिट करने हैं और वेट लिमिट है 520, तो कैसे लोग फिट करोगे, दुबले पतले लोग फिट करोगे,
तो मतलब 53 केजी वाले पुट करोगे, बिकॉज लाइटेस्ट इज 53 से नीचे तो जा ही नहीं सकते, तो सारे पतले पतले लोग फिट कर लो। तो पतले लोग कितने आ पाएंगे यहाँ पे? मैक्सिमम इफ यू डिवाइड 52 बाय 53 यू आर गेटिंग 9.811, मतलब 9.811 से तो ज्यादा नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे कितने आएंगे? 9 पीपल, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। और 2 लोग मेरे ये वाले हो गए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप? The answer is 11. A lot of students answer this question as 9, which is completely wrong. It can be a silly mistake from your side, but you will not get any marks for this. And this is a TETA question, right? So 9 बहुत बच्चों ने fill किया था, वो सारों का गलत है। 11 is the correct answer. Last question of today's class, क्या बोल रहा है? Arun's present age is 40% of Barun's age. तो लेट से वरुण की एज है 10x, तो अरुण की एज हो गई 4x। इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। कुछ सालों बाद, लेट से y सालों बाद, लेट से n ईयर्स के बाद, तो ये हो जाएगा 4x प्लस n, ये हो जाएगा 10x प्लस n। तो n ईयर्स के बाद क्या बोल रहा है? अरुण एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। दिस इज हाफ ऑफ दिस, सो आई कैन डबल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। कुछ नहीं करा, इधर हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हाफ इधर चल के डबल कर देगा इसको। तो यहां से मुझे पता लग गया कि n इज इक्वल टू 2x। बाय व्हाट परसेंट विल वरुण एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? वरुण की एज है वो 10x से कितना परसेंट इंक्रीज हो गई? तो 10x प्लस n क्या हो गया? 10x प्लस 2x दैट इज 12x। तो 10 से वो 12 पहुंच गई, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 20% का। तो 20 इज द फाइनल आंसर। So this marks the end of this series for the average questions, है ना? सारे क्वेश्चंस जितने भी थे वो यहाँ पे हमने एवरेज टॉपिक से एक्सक्लूसिव जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले थे वो हमने सारे इंक्लूड कर दिए। सेशन थोड़ा सा लंबा भी चल गया है, बट मजा आई एम 100% श्योर आपको आया होगा। और ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, और प्लीज ये अपने नेटवर्क में शेयर कर देना ताकि बहुत बच्चों को पता लग जाए। A lot of students are unaware about these videos and I'm pretty sure this is lot helpful for all of you। and इसको 2x 3x 4x बार रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले, एक एक चीज आपको क्लियर मिलेगी एग्जाम में, आप कोरिलेट कर पाओगे, है ना? PYQs में ही आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें सिमिलर आती रहती है एक टॉपिक से। टाइम एंड वर्क में देखा होगा, परसेंटेज में देखा होगा, यहाँ भी आपने देखा होगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Thank you. Good luck. Bye bye.